गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन का एलिमेंट्री आइडिया लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उनमें आपस में किसी केमिकल रिएक्शन में इंडिविजुअल रेट और ओवरऑल रेट कॉन्सेंट में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन था। अब बात करते हैं किस किस फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। तो हेडिंग डालते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, अगर अपन फैक्टर्स की बात करेंगे कि किस किस फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर कौन सा है? कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर टेम्परेचर पे चलेंगे, तो ऐसे सीक्वेंस में फिर कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो पूरा जो मेजर पार्ट है चैप्टर में, वो पहला पार्ट कौन सा है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम इसमें पहली चीज लिखते हैं क्या? नंबर 1 इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, वैसे तो किसी भी रिएक्शन में रेट का कंसंट्रेशन पे इफेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। ऐसे डिपेंडेंसी, सिंपल डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि रेट टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकता है, कंसंट्रेशन में चेंजेस हो तो। पर हम एक क्या करते हैं, सिंपल डिपेंडेंसी लेके चलते हैं ना, कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर सम कॉफिशिएंट ना। तो वो कॉफिशिएंट को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वैसे हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या होती है? डिपेंडेंसी होती है। पर हम एक इसको सिंपलेस्ट वे के अंदर पढ़ने वाले हैं ना। तो अपन जो सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे, तो मान लो हमने एक रिएक्शन ली सिंपल सी ए से बी। क्या बहुत एक सिंपल सी रिएक्शन ली अपन ने। तो इस ए से बी में बात करें, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो हम क्या बोलते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। ठीक है, एन की बात यहां करते हैं, आगे स्पेसिफाई करते हैं अगले स्टेप में। अब यहां रिएक्टेंट ए है, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल आया तो कोई कांस्टेंट आ गया के। ये क्या हो गया? ए टू द पावर क्या लिख दिया हमने? एन। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कि रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यहां पे जो के आया, इस के को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ज्यादातर तो रेट कांस्टेंट ही लिखा मिलता है अपने को। ठीक है, और यहां पे जो मैंने एन लिखा ना, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आगे हम डिटेल में अभी बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना। तो अभी तो मैं लिख दिया यहाँ पे, जो पावर रेज करी है एक्सपोनेंट है जो, वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब देखना, किसी भी चीज को अगर स्पेसिफिक रेट है, मान लो ये इसका नाम ही क्या है? स्पेसिफिक रेट। तो स्पेसिफिक डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? अगर मैं कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दूं एक ही, तो जो रेट होगा वो अपना स्पेसिफिक रेट होगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो जो अपना क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, वो अपना स्पेसिफिक रेट है, उसको रेट कांस्टेंट हम बोल सकते हैं ना। अब देखना, जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी नाम की एक चीज आएगी आगे, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और एक चीज आएगी आगे क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अब मान लो रिएक्शन ही बदल दोगे, तो फिर रेट कांस्टेंट चेंज होगा ही ना। पर अगर मैं सिंपल रेट कांस्टेंट की बात करूं, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये तो मैंने क्या किया, एक सिंपल रिएक्शन ली ए से बी, तो उसका मैंने रेट लॉ लिख दिया, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। अगर मान लो यहाँ पे दो रिएक्टेंट होते, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, ए भी रिएक्टेंट और बी भी क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट। तो अगर मेरे को अब इसका रेट लॉ लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इज इक्वल टू के। अब दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी रेट।
कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, और क्या हो गया B टू द पावर क्या हो गया Y। तो ये अपना क्या है यहाँ पे रेट लॉ। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि मेरा x क्या चीज है, तो यहाँ पे अगर मैं x के बारे में लिखता हूं तो x होता है अपना ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। यहां अगर मैं बात करूं y की, तो y क्या चीज है, इट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। और अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं x प्लस y, तो वो होता है अपना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो क्या होता है अपना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपनी क्या बात हुई, अगर जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सभी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वो आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, कैसे वो चीज डिटरमाइन की जाती है ना। तो अभी तो हमने एक सिंपल a से b रिएक्शन ली और a प्लस b से प्रोडक्ट लिया, तो अपने दोनों का रेट लॉ लिखना सीख लिया कि इस तरीके से होता है ना उसके अंदर। अब यहां बात करें कि ये जो रेट कांस्टेंट आया ना, कि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं होता, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं इसमें अपन, क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो अगर मैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करूं यहाँ पे, तो देखो मैंने लिखा गया यहाँ पे ऐसा ही था, कोई भी रेट लिखा अपने, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू दी पावर क्या था, एन था, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ देखो यहाँ पे रेट की जो यूनिट है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो अगर मैं यहाँ पे के की यूनिट निकालना चाहूं, तो रेट की यूनिट अपन लिखी थी मोल लीटर इनवर्स, याद करो लास्ट क्लास में, टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू दी पावर एन, मतलब मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर क्या हो गया एन। तो यहां से अगर मैं यूनिट ऑफ के निकालूं, तो ऊपर मोल टू दी पावर एन, नीचे ऊपर वन और नीचे एन, तो क्या हो गया मोल टू दी पावर वन माइनस एन। लीटर टू दी पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो ये अपना क्या आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ना, के की क्या आ गई यहाँ पे अपने पास यूनिट आ गई। तो अब क्या सभी ऑर्डर के लिए मैं डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं पहली चीज फॉर जीरो ऑर्डर, तो बताओ जीरो ऑर्डर अगर होगा तो एन की वैल्यू अपनी क्या होने वाली है जीरो। तो अगर जैसे ही एन की वैल्यू जीरो होगी तो अपने पास के की यूनिट क्या आ जाएगी भाई, देखो यूनिट ऑफ के इज मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो जो रेट का यूनिट है वही क्या हो गया अपना के का यूनिट हो गया। अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में बात करूंगा तो एन की वैल्यू कितनी होने वाली है अपनी वन। तो अगर एन की वैल्यू वन है तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यहां सब्स्टिट्यूट करो, वन माइनस वन जीरो, खत्म हो गया, लीटर भी खत्म, तो बचा गया टाइम इनवर्स। तो कभी अगर रेट कांस्टेंट यूनिट ऐसे गिवन हो, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, तो मतलब वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे अगर बात करें फॉर सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो। तो एन की वैल्यू दो, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, यूनिट ऑफ के क्या बनेगा भाई, देखो क्या बन जाएगा मोल टू दी पावर माइनस वन लीटर टाइम इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी ना। तो बहुत बार ऐसा हुआ क्वेश्चन में अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं होगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन होगी, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ना देख के। तो एक अपने पास ये आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। फिर देखना पूरे में अभी तक हम ऑर्डर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये पढ़ें तो सही कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना। तो अगर मैं हेडिंग डालूं इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके बारे में क्या करें, स्टडी करें। तो देखो अगर मेरे को किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ गिवन हो, तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जो पावर है उनको अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो मेरे को क्या देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं इसमें अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या बोल सकता हूं, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर ना, ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन।
ठीक है, जनरली क्या होते हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो मैंने क्या लिखा, रिएक्टेंट ही लिखा। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी जो पावर्स है उनको मैं ऐड कर दूं तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। अब देखो ये बताता किसके बारे में होगा, ये बताता है कि कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मान लो मैंने ऐसे बोला कि मैंने कंसंट्रेशन डबल करी और रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्या हो गया, उसकी पावर कंसंट्रेशन की क्या रही होगी, जीरो, तभी तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो यानी कि अपने को क्या बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट टेल्स अस, या इट टेल्स अबाउट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, कि कैसे रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। और ये जो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है ना, तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती कैसे है, अगर मैं एक दो तुम्हें एग्जांपल बताऊं इसके अंदर, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है ना। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ली, बहुत बेसिक सी, ए से बी, क्या लिया, ए से बी। ठीक है, इसका रेट लो मैं लिखूंगा तो क्या लिखोगे, इसका रेट लो मैंने लिखा रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन होगा। अगर मैं बोलूं कि इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, मैं से पहला केस बना देता हूं, रेट इज कांस्टेंट, कि रेट तो क्या अभी भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, तो डिपेंड नहीं करना चाहिए मतलब एन की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो, तो मतलब कौन से ऑर्डर का रहा होगा ये, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब अगर मैं एक केस बोलूं यहां पे कि इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट बिकम्स 4 टाइम्स, कि रेट कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। तो देखो अगर 4 टाइम हुआ होगा तो मतलब क्या, दो की पावर कितना रहना चाहिए अभी, दो, तभी तो चार हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने डबल करी। तो यहां से मेरे को देख के पता चला भी एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दो, तो मतलब ये कौन सा ऑर्डर रहा होगा, इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यानी कि एक्सपेरिमेंटली हम बार बार कंसंट्रेशन चेंज करके रेट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर रेट के साथ रिलेशन देखते हैं, जैसे कंसंट्रेशन डबल करी रेट सेम ही रह गया तो जीरो ऑर्डर, कंसंट्रेशन डबल करी रेट 4 टाइम्स हो गया तो मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर। अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करता रेट डबल ही होता तो पावर कितनी रही होती इसकी, 1 रही होती। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं ना। देखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे जीरो आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा भी आ सकता है ना। तो यहां अगर मैं अगला पॉइंट लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, कैसा भी हो सकता है ना। अब देखना कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हम ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का डिफाइन ही कर पाए, है ना। ऐसे भी कुछ, क्या अभी मैंने बोला था कि रेट जो है डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन पे, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर हम उसका सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ते हैं ना। पर ऐसा भी आएगा चैप्टर के लास्ट तक जब चलेंगे, कुछ रेट लॉ ऐसे भी आएंगे जहां पे हम ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि वहां पे ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी डिफाइन नहीं होता ना, कि इन सम केसेस overall order and overall rate constant is not defined, कि वो डिफाइंड ही नहीं होते ना। क्यों नहीं डिफाइन होते, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके तुम्हें बताऊं, मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी एक रिएक्शन थी, मैंने उसका रेट लॉ लिख दिया, ऐसे मिलेगा रेट लॉ बना मेरे को K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ H2 Br2 टू दी पावर हाफ अपॉन में 1 प्लस K2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HBr, ऐसा लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ना तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन है, ना यहाँ पे ओवरऑल रेट कांस्टेंट डिफाइन है। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस K2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HBr,
क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन था और कुछ रेट लॉ ऐसा आया यहाँ पे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड, कि वो डिफाइंड नहीं है इसके अंदर ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने को ओवरऑल ऑर्डर और रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर पाए ना, तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। फिर देखना, अगर अगली मैं बात करूं, एक रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में पूरी हो रही हो ना। तो हम एलिमेंट्री रिएक्शंस का रेट लॉ देख के लिख सकते हैं ना, खुद अपने हिसाब से लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिख दूंगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही वैलिड बात कर रहे हैं ना अभी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर मैं साइड में यहां लिख दूं कि ये क्या चीज है, तो मैं लिख देता हूं सिंगल स्टेप रिएक्शंस। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। सिंगल स्टेप रिएक्शंस मेरी क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना। अब ये मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दी यहाँ पे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर अपने को गिवन हो तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं ना। वो क्या होता है? इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स की रिएक्शन के अंदर जो अपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है रिएक्टेंट के, अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो वो मेरे को क्या दे देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा। तो मैं देख के बता सकता हूं, फिर रेट लॉ भी लिख सकता हूं ऐसे, अगर एलिमेंट्री बता दे तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे लिख दी रिएक्शन ए प्लस टू बी गिव्स, कुछ भी आगे प्रोडक्ट था ना, और उसने ब्रैकेट में लिख के दे दिया कि ये रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हुई तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट लॉ। मैं लिख दूंगा रेट इज इक्वल टू के, ए टू द पावर इसका कोफिशिएंट कितना? 1, बी टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना? 2। तो ये मैंने इसका क्या लिख दिया यहाँ पे? इजीली मैं इसका रेट लॉ लिख पा रहा हूं। ठीक है, अब इसका जो रेट लॉ मेरे पास आ गया, इसमें यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई? 2 + 1 कितना? 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। तो सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करा तो वो मेरा ओवरऑल ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो मैं इजीली ओवरऑल ऑर्डर लिख पाऊंगा ना। तो वो ध्यान रखना है, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हुई तो ही लिख पाएंगे, आगे अगर कॉम्प्लेक्स हुई तो फिर लास्ट में देखेंगे मैकेनिज्म के हिसाब से हम बात करेंगे उसके अंदर। पर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन हो तो हम इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख पाएंगे और रेट लॉ भी लिख सकते हैं। अब एक बात देखना, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर किसके बराबर है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो फिर कभी एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोफिशिएंट कभी जीरो तो होगा ही नहीं। तो हम एक यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल के ऐसी बात लिख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री। कैन नेवर बी एलिमेंट्री, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकती ना। ठीक है, वो किसी और ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती होगी जीरो ऑर्डर, एलिमेंट्री तो कभी नहीं पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें हमने करी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब देखना, कुछ फिर से चलते हैं, रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। तो ये जो अपना रेट कांस्टेंट होता है ना, ये ओवरऑल रिएक्शन का भी होता है और ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की रिएक्शन का भी होता है, मतलब रेट का ना। तो ये जो रेट कांस्टेंट है, इट कैन बी डिफाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। तो ये लगभग कहीं से भी क्वेश्चंस उठा रहे होगे करने के लिए, तो उसमें एक आधा क्वेश्चन इस पे जरूर मिल जाएगा ना, रेट कांस्टेंट इंडिविजुअल और ओवरऑल पे। और इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो रिएक्शन रेट है उसके लिए भी क्या डिफाइन होता है? रेट कांस्टेंट। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता होगा? देखना बड़ा सिंपल है इसको लिखना, कोई टिपिकल नहीं है। तो मैं अपने एग्जांपल से ही करते हैं इसको, और लास्ट में मैं इसका कंक्लूजन लिखवा दूंगा क्या बना होगा। तो मान लो लिखा 2a + 3b गिव्स 4c + 5d, ऐसा कुछ भी दे दिया उसने ना। और अपने को दे दिया इसका रेट लॉ गिवन था, बोला रेट इज इक्वल टू के a इंटू में b टू द पावर 2। ये अपने को रेट लॉ गिवन था। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन तो गिवन नहीं, उसने रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल अपने को दे दिया ना।
अब जैसे ही रेट लॉ दिया तो मेरे को ये के पता है, के क्या चीज है, इट इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट, कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है अपना, ये के है ना। अब यहां से मेरे को इंडिविजुअल का निकालना है, तो देखो अगर मैं एक ही टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 1/2 डी बाई डी टी, लास्ट क्लास में हमने सीखा ही था। ठीक है, तो ये किसके बराबर बना, के इंटू में ए और बी टू दी पावर 2। तो यहां से अगर मैं माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी लिखूं तो ये क्या बन गया, 2 इंटू में के ए इंटू में बी टू दी पावर 2। अब देखो माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए लिख दें, तो ये बना 2k इंटू में ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब एक बात देखना, रेट ऑफ ए के अंदर जो कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा वो कांस्टेंट टर्म कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ के आ रहा है क्या, तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स ऑफ के होगा ये क्या होगा, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ ए, तो उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2k है। तो मतलब अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट k था तो a के लिए कितना आया, 2k आया। ऐसे मान लो मेरे को किसी और का लिखना हो, जैसे अपन एक और एग्जांपल लिख के बता देता हूं मैं तुम्हें, सी बी के लिए लिख देते हैं, फिर ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल देंगे। बी के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1/3 dB बाई डी टी, किसके बराबर, k इंटू में a b का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं माइनस ऑफ dB बाई डी टी लिखूंगा तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ k a इंटू में बी स्क्वायर, यही बना होगा। तो यहां से देखना dB बाई डी टी माइनस dB बाई डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ b हो गया, तो वो क्या बना, 3k इंटू में a और कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर। तो यहां से भी मेरे को देख के ये पता चला कि यहाँ पे जो 3k आया ये क्या चीज आया, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन किसका, b का। तो ये जो 3k की वैल्यू है ये क्या चीज है, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ b, है ना। अब देखना बार बार ऐसे निकालने की जरूरत क्या है, देखो हो क्या रहा है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट k था, a का कॉफिशिएंट 2 था तो a के लिए निकाला तो 2k, b का कॉफिशिएंट 3 था तो कितना हो गया, 3k। तो यहां से मैं क्या एक कंक्लूजन लिख सकता हूं कि अगर मेरे को इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट लिखना हो किसी कंपोनेंट का, इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या चीज है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, कि जो उसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो इजीली हम क्या लिख सकते हैं, किसी का भी इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं ना। तो अगर मेरे को उसी एग्जांपल में आगे लिखना हो, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ सी, ए और बी का तो लिख ही चुके थे हम, तो सी के लिए लिखेंगे तो वहां पे कॉफिशिएंट सी का 4 था तो कितना, 4 टाइम्स ऑफ के। अगर मेरे को लिखना हो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ डी लिखना हो तो वो क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ के। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो ऐसे हम इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट और ओवरऑल रेट कांस्टेंट में क्या लिख सकते हैं, रिलेशन, कि किसी भी रिएक्शन का जो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है वो क्या चीज है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, नीचे 4 ऑप्शन देके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो हम इजिली देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई पूरी ऑर्डर की, और फिर हमने क्या बात करा, रेट कांस्टेंट के बारे में ना। देखो एक इंपॉर्टेंट बात आगे भी ये काम आएगी, तो यही नोट डाल के इसको बात लिख देते हैं ना, कि जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन खुद लिख रहे हैं जनरली ना, तो उसमें हम रिएक्टेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट्स हो ना। रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, उसमें प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसमें कैटलिस्ट भी हो सकता है, पर उसके अंदर कभी इंटरमीडिएट नहीं होगा ना। तो इंटरमीडिएट क्या चीज होती है, कोई भी एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के अंदर ही बनी और उसी टाइम क्या हो गया, उसको खत्म हो गया वो। ठीक है, जैसे ए से बी रिएक्शन था, पहले ए सी में कन्वर्ट हुआ और फिर सी किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, तो वो सी वहां पे क्या चीज है, इंटरमीडिएट। पहचानने का तरीका क्या, इंटरमीडिएट ना तो वो रिएक्टेंट में दिख रहा होगा ना वो प्रोडक्ट में दिख रहा होगा, तो वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो कभी भी रेट लॉ के अंदर इंटरमीडिएट नहीं आ सकता ना, रिएक्टेंट आ सकता है, जनरली रिएक्टेंट होता है,
पर प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटलिस्ट भी आ सकता है, पर कभी इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं कि रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन जनरली कंटेन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। भाई जनरली उसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन किसकी होती है, रिएक्टेंट्स की ना। बट इट में कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट ऑल्सो, कि रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट और कैटलिस्ट भी हो सकता है ना। पर इंपॉर्टेंट क्या है, बट इट नेवर कंटेन्स concentration of intermediate और ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट भी क्या चीज होती है, जहां पे ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हो, नए बॉन्ड बन रहे हो। तो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कभी भी रेट लॉ के अंदर नहीं हो सकती ना। सिर्फ क्या हो सकता है, जनरली रिएक्टेंट, देखो प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हो सकते हैं ना। तो एक जनरल एलिमेंट आइडिया लिया हमने किसके बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब इसी को आगे ऑर्डर को ही फर्दर कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में अपने को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालना होता है, हाफ लाइफ निकालना होता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, और फिर कुछ उसमें क्वेश्चंस बात करेंगे। और उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है ना, कि डायरेक्टली हम देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे।